8.19 वाली क्वेश्चन लिखिए, सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट हाइट 600 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर अबाउट द सरफेस। मतलब सबसे पहले हमको हाइट लिख के दी, हाइट h इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, सो 4 into 10⁶ इन मीटर, बराबर है कि 5 मीटर, 5 मीटर, ये 30 और इंक्रीज होंगे इसलिए। मास ऑफ सैटेलाइट 200 दिया, 400 दिया। आगे पढ़ते चलो। हाउ मच द एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंड, ओके, expanded to rocket the satellite out of the earth gravitational influence. Okay, the mass of the satellite is small m 200 kg. Mass of earth me 6 into 10⁻24 kg. Radius of earth re is equal to 6.4 10⁶ meter, and the gravitational constant 6.67 10⁻⁻11 मीटर। हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? पहले तो लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड सैटेलाइट आउट ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट से बाहर ले जाना है। ऑर्बिट में होगा तब तक आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन उतनी एनर्जी आप बाहर से प्लस के तौर पे देंगे। रिक्वायर्ड एनर्जी करके लिखते हैं, ओके। रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी हो सकती है बताओ? तो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी जी एम एम अपन 2r, लेकिन r इज इक्वल टू स्मॉल r ही लिखता हूं मैं, चलो पहले 2r, लेकिन ओके ये प्लस करके लिखा। ओरिजिनली ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी की होती है और ये माइनस में होती है, मैंने उसको प्लस करके लिखा। प्लस इसलिए कि उतनी एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करनी है ना। जी एम ई एम अपन 2r प्लस h, ये सरफेस से उसको हाइट पे रखा गया है, बस ये ज्यादा कोई मतलब है ही नहीं कुछ। g इज इक्वल टू 6.67 माइनस 11, 6 into 10⁻24 kg, 400 kg, sorry 200 kg mass of satellite. 2 into r 6.4 10⁻⁶। अब एक चीज और, h की वैल्यू मैंने 5 में लिखी है, 6 में कन्वर्ट करनी है तो 0.4 10⁻⁶, 0.4 10⁻⁶। क्यों? हम 10⁻⁶ कॉमन ही ले सकते हैं, एडिशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? क्या हो सकता है? 6.67 6.67 into 6। अब देखो 10⁻24 25 26, टोटल 10⁻26 minus 11, 10⁻26 minus 11 कितना होगा? 10⁻15। ओके, ये क्या होगा? 2 into 6.8 10⁻6। अब सिंप्लीफाई कर दो। सर वीडियो बंद हो गया कैसे? एक मिनट। 6.67 into 3 divided by 6.8 into 10⁻⁹। तो अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो जाएगा तो सर 0.983 आ रहा है, तो 3 है, 6.69 into 3 है। मैंने यहां से 2 मंथ कैंसिल किया तो वही होगा ना। एक मिनट, लेकिन एक चीज तो बाकी रह गई ना, ये वाली 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 रखो यहाँ, 6 हमने 2 0 कंसीडर किए थे, लेकिन 2 तो बाकी रह जाएगा ना, मतलब 2 कैंसिल। सर 6 के नियरली होगा। 5.88 आ रहा है।
5.88 ओके 5.88 10⁻⁹ जूल 10⁻⁹ जूल इतना रहेगा। इतनी एनर्जी आप बाहर से देंगे तो ऑर्बिट से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अपने आप मोशन कंटिन्यू कर लेगा। क्लियर? यस सर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे तो आपको आंसर पता चलेगा। जस्ट अ मिनट। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप माइनस हटा, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस था, माइनस हटा दो, मतलब वो रिक्वायर एनर्जी हो जाएगी और आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट इज 8.20 2 star each of one solar mass 2 into 10⁻30 kg। सोलर मास इसलिए बताया जाता है कि ये मास सन का होता है। सन के लिए मास होता है 2 into 10⁻30 kg और अप्रोचिंग each other। अप्रोचिंग इधर मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज therefore the head on collision। ओके दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब हेड ऑन कोलाइजन होगा। When they are distance 10⁻⁹ kilometer, the speed are negligible। What is the speed with which they collide? Okay, the radius of each star is 10⁻⁴ kilometer। Assume that the star remain undestroyed until the collide। क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड से जाएगा तो पॉसिबल है, लेकिन बता कि आप इसका एजम्पशन लेंगे। ओके चलो यहाँ भी एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले मास ऑफ इट्स स्टार कितना दिया, कैपिटल M2 into 10⁻30 kg। सन की मास है वही लिखनी है। इनिशियल डिस्टेंस आर 10⁻⁹ किलोमीटर 10⁻12 मीटर, कन्वर्ट करते जाएंगे। ओके रेडियस ऑफ इट स्टार क्या लिख दिया, कैपिटल R 10⁻⁴ किलोमीटर 10⁻⁷ मीटर। ओके चलो जो कैलकुलेशन हमको करनी है कोलाइड होने के बाद ये दोनों की वेलोसिटी की करनी है। ओके सो इनिशियली दोनों रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी 0, तब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगी, चलो इनिशियली पहले लिखना है। इनिशियली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 0, स्टेडी है। पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 डिवाइड बाय R। लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, लेकिन दोनों की मास इक्वल है, सो माइनस GM² बाय R is U1 initial kinetic energy। okay so now total energy is equal to K1 plus U1 minus GM² by R as the initial energy। now final लिख रहा है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। ओके चलो फाइनल में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, एक के लिए 1/2 mv², सेकंड के लिए भी 1/2 mv², ऐसा होगा
कोलाइड होने के हाँ बाद तो mv स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे mv स्क्वायर, एडिशन क्या हो जाएगी mv स्क्वायर। एक के लिए माइनस जी, देखो दोनों की मास तो इक्वल है, किसी एक के लिए माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर। ओके, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलाइड होगा। तो दो जब देखो दोनों स्टार जब कोलाइड होंगे ऐसे, फाइनली बता ना ऐसे, तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, रेडियस जितना कि डायमीटर जितना, डायमीटर जितना माइनस जी एम स्क्वायर अपन 2r। ओके, तो यहां भी टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी लिखना है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करना है, mv स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपन 2r, जी एम स्क्वायर अपन 2r। ओके, अब आपको जब ये कुछ भी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल। चलो इनिशियल जो है उस एनर्जी को हमने E1 लिखा, फाइनल जो है उसको हमने E2 लिखा, दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड देयरफॉर माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर एंड दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी, ये उधर शिफ्ट कर दो। चलो उधर शिफ्ट करेंगे तो एम वी स्क्वायर जी एम स्क्वायर अपन 2r माइनस जी एम स्क्वायर अपन r, सिंगल एम दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे वी स्क्वायर, कॉमन क्या निकला जी एम 1/2r। पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं और बाद में स्क्वायर रूट करेंगे तो इजी रहेगा। सो नाउ 6.67 10 raised to minus 11 2 into 10 raised to 30 kg, sorry 2 into 10 raised to 30 kg 1/2r, r मतलब रेडियस 10 raised to 7 माइनस 1/r, r मतलब 10 raised to 12। कैसे कंप्लीट होगा ये, सर पहले ये 6.67 इंटू 2 करेंगे हम तो 13.34 मतलब, और वो बाद में ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो 13.34 into the 10 raised to 19। हाँ, और अब वो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी बराबर है। चलो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप तो आंसर क्या आएगी, एक काम कर दे, मेरी बात सुनो, ये एक प्रॉब्लम है दर्पण में, एक बार आप फिर से एक बार चेक कर लो तो पता चले, उन लोगों ने यहाँ 10 raised to 9 लिख के दिया दर्पण में, देखो सर एक मिनट है देखता हूँ। यस सर। तो 10 raised to 9 मीटर में, ये तो किलोमीटर दिया था, किलोमीटर को मैंने मीटर किया, तो एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ो तो क्या लिखा है, ये 10 raised to 9 मीटर है किलोमीटर है, सर किलोमीटर है। 10 raised to 9 किलोमीटर है ना, यस सर। टेक्स्ट बुक है 10 raised to 9 किलोमीटर, 10 raised to 9 किलोमीटर होगा तो हमने लिखा हो सही, तो उनकी कैलकुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम तो होगी। इधर क्यों उन लोग ने नीचे 10⁻⁹ डायरेक्ट लिखा? उन्होंने क्या लिखा होगा, 10 raised to 9 मीटर कंसीडर करके लिखा है, और मीटर कंसीडर करेंगे तब जाके आंसर आएगा टेक्स्ट बुक का। पर क्वेश्चन में तो किलोमीटर है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि सपोज आपने इसको किलोमीटर किया तो इस रेशियो के सामने निग्लिजिबल, क्यों, सर ये सॉल्व कैसे होगा ये ब्रैकेट? ये 1/2 मतलब 0.5, 10 raised to -7, ये 10 raised to -12, कॉमन क्या निकालेंगे आप, सर हम पहले ये 10 10⁻⁻। समझो आप कॉमन क्या निकालेंगे,
10⁻⁻7 कॉमन निकालेंगे, सो रिमेनिंग पार्ट 0.5 और माइनस क्या लिखेंगे 10⁻⁻5, ये तो पॉसिबल है। 10⁻⁻5 का मतलब 0.1 2 3 4 और 1, ये लेस करने की कोई जरूरत है ही नहीं, इज अप्रोक्सीमेट 0.5, समझो मेरे बात। 0.5 से आप इसको लेस करना चाहते हैं तो इसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं, इसका मतलब इसको अप्रोक्सीमेट हम 0.5 ले ही सकते हैं, और सपोज इसको अप्रोक्सीमेट 0.5 लेंगे, सो नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू 13.34 इंटू 0.5 इंटू, ये दोनों के लिए लिखना है तो कितना लिखेंगे 10⁻12। क्लियर? टेक्स्ट बुक की आंसर और हमारी आंसर डिफर इसलिए आएगी कि उन लोगों ने यहाँ देखो 6.67 आ रहा है। ये ना 6 है तो फिर से वही होगा क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये हाँ 2 से डिवाइड हो गया 6.67 10⁻12 to 12 square root of 67 10⁻6 सर 2.58 2.58 0.5 into 10⁻6, हाँ आंसर इसके साथ मैच हो गया देखो। अंदर अप्रोक्स करके 2.6 दी है। इसमें वो तो चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चेक करेंगे कि उन लोगों ने जो लिख के दिया वो गलत मिसप्रिंट किया है, मतलब वो ये वाली टर्म आंसर हमारा हो जाता है। देखो 10⁻9 के लिए 10⁻12 रखो, ऊपर जाएगा तो 10⁻−12 होगा, ये 5 में से ये माइनस करें तो अप्रोक्सीमेट 0.5 आएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन से कुछ चेंज नहीं होने वाला। 0.5 माइनस 0.00001 से कुछ चेंज नहीं होगा, 0.5 रहेगा। ओके, तो इस तरह से याद रखना है। हो सकता है एक बार सॉल्व कर लो, चेक कर लो, 4999 हो जाएगा। मतलब उसकी जरूरत है, वो अप्रोक्सीमेट 0.5 होगा। हाँ क्लियर? और 0.5 ले लिया तो आंसर तो वही है, तो इस टाइप की करेक्शन हो सके तो कर लो। और एक बार सिंप्लीफिकेशन भी चेक कर लो। सर वो तो बराबर है, मैंने साथ ही सॉल्व। ओके हाँ क्योंकि जब उन्हें डायग्राम बनाया तब भी आपको चेक करो, दर्पण के डायग्राम में भी लिखा r इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन में रखा तो उसने 10⁻9 कर दिया। कंप्लीट है तो बताना। सर 1 मिनट। या
हो गया? लिख लिया कि बाकी? हो गया नेक्स्ट 8.21 सर, वो तो अंदर ही चेंजेस। हाँ मतलब दर्पण में ही कंप्लीट कर लेना था। 10:9 की जगह 10:12 लिखना था और 0.5 इसकी जगह ये कंप्लीट करना था। बाद में डिफरेंस तो आप 0.5 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ये हमारा आंसर वही आएगा। 2.55 करके 2.58 लिखा है ना हमने, उन लोगों ने क्या लिखा है? आप स्क्वायर रूट करके बताओ। 2.566 2.566 आ रहा है, 6.67 की स्क्वायर रूट ऑफ 6.67 कितना होगा? 2.58 2.5 2.58 2.58 चलेगा, बराबर है। सर डिफरेंस चेंज मतलब से ज्यादा का फर्क नहीं हुआ। 2.5 लिखे तो 2.6 हो ही जाने वाला है। 2.6 हाँ, yes, sir. तो इसमें क्या फर्क? अंदर भी अप्रोक्स में ऐसा ही लिख के दिया। अप्रॉक्स नहीं है, डिजिट में चेंज मत हो गया। आप 2.5 10⁻6 या 2.6 चलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रोसीजर राइट होनी चाहिए कैलकुलेशन की। ओके सर। ओके नाउ 8.21 ये लास्ट 8.21 कम लास्ट हो जाएगा तो बाद में जो 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल है, एक या दो होंगे मेरे ख्याल से, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटर ने ज्यादा पूछा है, वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन की टाइप आपको पता चल जानी चाहिए एडिशनल में। एडिशन में से। ओके 8.21 लिखा कि टू हैवी स्फीयर each of a mass 100 kg and the radius of 0.1 meter are placed 1 meter apart on horizontal table. What is the gravitational force and the potential at the midpoint of line joining center of the spheres? And the object placed at their points in equilibrium. क्वेश्चन मार्क दिया है, और सेंटर पॉइंट पे सपोज आपने ऑब्जेक्ट रखी तो इक्विलिब्रियम होगी। इफ सो इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल? होगा तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो सबसे पहले मास ऑफ इट स्फीयर मतलब कैपिटल M 100 kg। कैपिटल M इज 100 kg। ओके सपोज दोनों ऑब्जेक्ट आप लास्ट पॉइंट पे मतलब ए बी ड्रॉ कर दिया, सपोज सेंटर O करके लिखा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने लिखी है 0.1, सॉरी 1 मीटर, रेडियस लिए पॉइंट, तो 1 मीटर डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5 मीटर। ये दोनों की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। क्लियर? अब उसने बताया कि सपोज हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल m, जो यहां रखा मैंने, ये कैपिटल M, ये भी कैपिटल M। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्फीयर A and B, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्फीयर A and B on body of mass small m, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ये भी फोर्स लगाएगा, लेकिन ये फोर्स की वैल्यू जब कंप्लीट करनी है तो फोर्स क्या लिखेंगे? FAFB जो भी लिखना है, ये दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही होगी। क्या लिख सकते हैं? G कैपिटल M स्मॉल m R/2 होल स्क्वायर
R/2 लिखो, OA/OB लिखो तो भी चलेगा। ओके, क्या होगा G कैपिटल दिया है 100 kg, स्मॉल m R/2 मतलब 0.5 होल स्क्वायर, 0.5 होल स्क्वायर। चलो पहले मैंने FA लिखा, फोर्स ऑन m विथ रिस्पेक्ट टू A, कौन सी डायरेक्शन होगी? इन डायरेक्शन ऑफ OA, O to A, मतलब डायरेक्शन उसकी लिखनी है, O से A की ओर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सिमिलर FB, ये होगा G into 100 स्मॉल m 0.5 होल स्क्वायर, लेकिन इसके लिए इन डायरेक्शन ऑफ OB। इसका मतलब दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है, अपोजिट है, लीनियर भी है, सो बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ये जो फोर्स देगा O2A देगा, ये फोर्स देगा O2B देगा, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट है। ओके, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने सेंटर पे रखी वो इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर? किसे होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, अब पोटेंशियल के लिए बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होती है Gm अपॉन R। अब Gm अपॉन R मतलब ये डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं, ये R/2 लिखा है हमने, तो यहाँ भी R/2 डिस्टेंस मतलब ये टोटल डिस्टेंस R है, तो क्या हो जाएगा R/2। ओके, नाउ पोटेंशियल ऑफ A माइनस G इंटू 100 अपॉन 0.5, यही, एंड VB इज इक्वल टू माइनस G इंटू 100 अपॉन 0.5। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A या B क्या लिखेंगे? O पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ, चलो पोटेंशियल फॉर O पॉइंट इज VA प्लस VB, दोनों के एडिशन बराबर होगा, सो माइनस GM अपॉन 0.5 100 माइनस, तो इसका मतलब माइनस 2G 100 अपॉन 0.5। ओके, तो अब तो कंप्लीट हो गया, G की वैल्यू रखना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। माइनस 2 6.67 10⁻⁻11 100 अपॉन 0.5, 0.5 भी 1/2 है, ऊपर ले लो। 0.5 का मतलब भी क्या होता है? 1/2। 0.5 का मतलब भी होता है 1/2, ऊपर ले लो, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? चलो 6.67 इंटू 4 कर दो, 6.67 इंटू 4, 6.67 इंटू 4, क्या आंसर आएगा? 6.67 इंटू 4, 26.68। मैंने इसको 1/2 लिया, 2 ऊपर गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6.67 26.68 into 10⁻⁻9, and that is equal to minus 2.668 into 10⁻⁸ पोटेंशियल है। यूनिट क्या लिखेंगे? जूल बाय केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। उससे लिखा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ये नेगेटिव आया, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम जो रहेगा वो कैसा होगा? अनस्टेबल। इसमें बहुत सारी जगह मेरे ख्याल से प्लस माइनस प्रिंटिंग हुई है। सबसे पहले तो देखो, दर्पण चेक करो, मैं जो बोला हूं चेक करो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या लिखी?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला क्या लिखी? हेलो, V इक्वल टू माइनस GM बाई GM/2 लिखा है, वहां R कर दो। R R, लिखो ओके। या R/2 लिखो, क्योंकि हमने यहाँ टोटल R कंसीडर किया, तो ये R/2 होगा। मतलब आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू माइनस GM अपन R/2। V इज इक्वल टू माइनस GM अपन क्या लिखेंगे? R/2। ओके, बाद में VA VB तो बराबर लिखा है, गलत नहीं है। यस, G कैपिटल माइनस GM अपॉन 0.5 और हाँ बस। वो भी बराबर है। बाद में लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो V इज इक्वल टू या VO इज इक्वल टू, ये चलेगा। VA प्लस क्या लिखा? VB। VA प्लस VB, ओके बराबर है। लेकिन नीचे फिर से चेक कर, देयरफॉर करके VA लिखा, लेकिन वो VA नहीं है। देयरफॉर करके जो लिखा ना, वो अकेला V है। हाँ अकेला V या VO, जो भी लिख रहा है लिख सकते हैं। बाद में माइनस GM अपन 0.5 माइनस G अपन 0.5, यहाँ 0.2 लिखा है, देखो। हाँ वो मैंने अभी देखा, वो 0.5 के जगह ये भी गलत है, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होती है, ये भी गलत। और ये आप 0.5 कर देंगे तो एडिशन माइनस G कैपिटल M अपन 0.5 हो जाएगा, और बाद में सब वैल्यूएशन उसने ऐड कर दिए। ओके, इसमें फिर से एक बार कंप्लीट कर दो, और पढ़ भी लोग बीच में जो पैराग्राफ दिया वो। ये कंप्लीट, बाकी आंसर ओके। जो दर्पण के न्यूमेरिकल उन लोगों ने दिए हैं, दर्पण में पेज नंबर 573 उसके ऊपर 5th नंबर का एक न्यूमेरिकल चेक करो पहले। What is the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth
if the entire earth was made of gold. मिला ऐसा कुछ? पेज नंबर 573 दर्पण के अंदर फाइव 573 पे 5th नंबर की न्यूमेरिकल है. Yes, sir. What is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth if the entire earth was made of gold? रेडियस ऑफ अर्थ दिया होगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड दी होगी और 6.6 एंड ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली मतलब नंबर ऑफ टाइम्स मेड ऑफ गोल्ड या डिफरेंट डिफरेंट मेटल से लोग बताएंगे और आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो याद रखना है. अब रेडियस सर डेंसिटी और वो सब तो दिया होगा. डेंसिटी देंगे रेडियस ऑफ अर्थ और जी हमको लेके जाना पड़ेगा, वो लोग नहीं देंगे. ये तो कांस्टेंट है ही, कोरिलेशन कांस्टेंट है. रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻⁶ in meter एंड डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया उसने 19.3 10⁻³ kg/m³. कभी कभी क्या करते हैं लोग, डेंसिटी ऑफ गोल्ड देंगे ना इन टर्म्स ऑफ सीजीएस. सीजीएस में होता है 19.3 ओनली, बट इन एमकेएस 19.3 into 10⁻³ मतलब इतना हमको रखना पड़ेगा. सपोज सीजीएस में दिया तो क्लियर. एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 Nm²/kg². ओके, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूला थे G इज इक्वल टू Gm अपॉन r². r लिखा मतलब r², लेकिन यहाँ अर्थ के मास इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखना पड़ेगा. तो डेंसिटी की फॉर्मूला होती है मास अपॉन वॉल्यूम एंड therefore mass equal to density into volume divided by r². So now G into rho volume is a 4/3 pi r³. अपन क्या होगा r². So multiplication is 4/3 G rho, 4/3 G rho pi into r. So now acceleration due to gravity 4/3 6.67 10⁻⁻11 density 19.3 10⁻³ pi is 3.14 and the radius of earth 6.4 10⁻⁶. अब देखो 4 6.67 19.3 3.14 6.4 डिवाइड बाय 3 इंटू ये टोटल 10⁻⁹. ये टोटल कितना 10⁻⁹ और -11 मतलब -2. ओके, ये यहाँ भी कैंसिल हो सकता है. 4 इंटू 6.67 इंटू 19.3 इंटू 3.14 ये मैंने कट कर दिया तो कट होगा नहीं होगा. चलो इतना ही रहने दो, ये पूरा सिंप्लीफाई करके दो मुझे सब. 4 इंटू 6.64 कितना हो सकता है? 34.49 34.49 मतलब 10⁻⁻² हो गया. एक मिनट. 4 इंटू 6.67 19.3 3.14 6.4 divided by 3 ये कुछ इस तरह से आता है. क्लियर? तो इसका मतलब
एक और फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि डायरेक्टली जब डेंसिटी के तौर पे दिया है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर दो, ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ डेंसिटी पे 4/3 g बाय रो इंटू आर, तो इससे डायरेक्ट हो सकता है। जब डिफरेंट मेटल के लिए इस टाइप की कंडीशन पूछी तो ये कौन सा था, 5th। पता चला इसमें दर्पण बेस्ड न्यूमेरिकल जो दिए इसमें 5th नंबर था, और लास्ट कंप्लीट करेंगे नंबर 9। 9 तो ऐसा है कि जिसमें इसे न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, मतलब कॉम्पिटेंट ज्यादा पॉसिबल है। से लिखा कंसिडर डिफरेंट planets revolving in a different circular orbit around a star of very large mass। कौन सा नंबर, वही 5th था, अब 9 नंबर। If the gravitational force between the planet and star rise r⁻⁵/2। अब देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन यहां उसने लिख के दिया r⁻⁵/2। तो हाउ डज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड t डिपेंड ऑन द डिस्टेंस r। किसी भी प्लेनेट की जो मोशन है लिख के दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ स्टार इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv²/r, mv²/r। ओके, इधर क्या लिखेंगे, G⁻M/r²। लेकिन ये r² नहीं लिखेंगे, लेकिन r⁵/2 लिखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था कि वो चेंज विथ r⁻⁻⁵ का मतलब होता है डिनोमिनेटर में लिखना r⁵/2। ना v इज इक्वल टू r⍵, m तो कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल। v इज इक्वल टू r⍵, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओके, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि v² मतलब 4π²/r², ये वैल्यू मैंने v की जगह रख दी। r⁵/2, r⁵ क्या होगा 5/2। ओके, नाउ एक r और कैंसिल हो गया, हमको t² की फॉर्मूला बनाए, मतलब t² उधर जाएगा, t² इज इक्वल टू 4π² r/gm r⁵/2। अब देखो ये r⁵1 r⁵5/2, तो क्या लिख सकते हैं, t² इज इक्वल टू 4π² r⁵5/2 प्लस 1, ये s⁴1 और s⁵5/2 दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, मतलब पावर ऐड होगा। So now t² is equal to 4π² by gm r⁵7/2, and therefore t² proportional to r⁵7/2। ये कॉम्पिटेटिव में पॉसिबल है, क्योंकि इसको करना कुछ है ही नहीं, डैश करके लिखेंगे t² डिपेंड ऑन, तो ऑप्शंस में देंगे तो r⁵ क्या लिखेंगे आप 7/2। तो हमने 8.19 8.20 8.21 ये 3 एक्सेस से कंप्लीट किए, एंड 5th और 9th दर्पण बेस से हमने कंप्लीट किए। आज इतना रखो। ओके, इस बार फैराडे टेस्ट चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल और पार्ट 2 नेक्स्ट से हम वेडनेसडे से मतलब पार्ट 2 कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9। ओके, मैकेनिक्स आज पूरा कंप्लीट होगी। बोलो सर, वो पार्ट 2 का दर्पण देंगे? अभी आने शुरू तो करते हैं, बाद में देखेंगे ना, आएगा बाद में। नहीं देखो रोज पढ़ेंगे
तो जो थियरी आपको लिखनी है होमवर्क में उसकी पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा, उससे लिख लेना। क्लियर? एक बार पीडीएफ तो पीडीएफ भी सेंड में कर दूंगा, तो लिखना आपको कंटिन्यू हो जाएगा एक बार। ओके सर। पार्ट 2 स्टार्ट। आज मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। जो 1 2 3 4 5 6 7 जो चैप्टर्स थे पूरा मैकेनिक्स 11th में जो पढ़ना था वो आज कंप्लीट हो गया। अब सॉलिड की Okay. प्रॉपर्टी, लिक्विड प्रॉपर्टी जो है, थर्मोडायनेमिक्स, वेव साउंड, वो सब सेकंड पार्ट में रहेगा। क्लियर? आज इतना रखूं। ओके सर।